हेलो डियर फ्रेंड, टॉपर कोचिंग क्लास के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यानी कि क्वेश्चन नंबर 27। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट पार्ट में ये है कि सर्कुलर लूप से जब करंट पास होता है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसको हमें एक्सप्लेन करना है विद द डायग्राम। ठीक है, ओके। सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है, व्हाई इज इट that if a current carrying coil has n turns, the field produced at any point is n times as large as that produced by a single turn. Okay, तो सिंगल टर्न में जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम लोग उस टर्न्स को इंक्रीज कर लेते हैं इस तरीके से, हाँ, तो जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतने टाइम्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा एज कंपेयर टू सिंगल टर्न। तो इसका भी रीजन हमें यहाँ पे देना है। तो चलिए दोनों कंसेप्ट को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो फ्रेंड, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो हम लोग कुछ इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग इस तरीके से एक सर्कुलर लूप ड्रॉ करेंगे, वहां पे हम लोग बैटरीज को मेंशन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जो है वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कंडक्टर के पास में हम लोग ऐसे छोटे छोटे सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं वो लार्जर एंड लार्जर हो रहे हैं। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम इस तरीके से ड्रॉ होने के बाद फिर हम हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे। हम लोग यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे कि एज वी सर्कल की तरफ है ना, द सर्कल विच इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, एज it is move away from the current carrying conductor, it becomes larger and larger, and at the center it is almost the straight line. ये हमारा ऑब्जर्वेशन हम लोग लिखेंगे, और इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं वो हम लोग बाद में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ये लिखेंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड नियर द current carrying conductor is strong, and as we move away from it, it becomes weaker and weaker. Okay, so this will be the conclusion from this observation. ओके, तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरी बात, हम लोग फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कौन से फैक्टर पर डिपेंड है उसके बारे में लिखेंगे। सो दिस इज डिपेंड ऑन टू फैक्टर, अमाउंट ऑफ करंट विच इज पासिंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल, एंड द सेकंड पार्ट इज नंबर ऑफ टर्न्स। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द टू फैक्टर। फर्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इन द वायर। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग ये लिखेंगे कि भी जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतने ही वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। उसके अलावा थर्ड पार्ट हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। तो सपोज हम लोग कॉइल को देख रहे हैं जिस भी एंड से, और सपोज वहां पे उस फेस ऑफ कॉइल से अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो दैट विल बी द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और सपोज अगर हम लोग कॉइल को देख रहे हैं और फिर वहां पे करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, जैसे कि इस डायग्राम में देखिए एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना, इस तरीके से, तो दैट फेस ऑफ द कॉइल इज द नॉर्थ पोल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसके सेकंड पार्ट को कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्यों इंक्रीज होती है, उसका लॉजिक यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, सो इफ देर इज अ सर्कुलर कॉइल विच इज हैविंग n टर्न्स, है ना, तो यहाँ पे जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पहले से n टाइम्स लार्ज होगा, सिंगल कॉइल से n टाइम्स लार्ज। तो फ्रेंड ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो करंट होता है जो कि हर सर्कुलर लूप से पास हो रहा है ना, सपोज दिस इज द सर्कुलर लूप इन दिस वे, तो यहाँ पे जितने भी सर्कुलर लूप है उसमें से जो भी करंट पास हो रहा है तो वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना। तो अगर वो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी सेम इंटेंसिटी की होगी, वो पहले वाले इसमें ऐड हो जाएगी। तो हम लोग रीजन में देखेंगे इट हैपन्स बिकॉज करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, और इस वजह से द फील्ड ड्यू टू ईच टर्न इट जस्ट एड्स अप, वो एक दूसरे में ऐड होते जाएंगी, और बिकॉज ऑफ दिस
जितने ज़्यादा टर्न्स उतने टाइम्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा होगा। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।